आज हमारे साथ है गोरखपुर के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर राजेश पांडे, MD मेडिसिन फ्रॉम शिवांग हॉस्पिटल। ही इज ऑल्सो अ स्पेशलिस्ट इन डायबिटीज एंड क्रिटिकल केयर। आज हम बात करेंगे डायबिटीज, हार्ट डिजीज और इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग के बारे में। और डॉक्टर पांडे से हम जानेंगे कि हम किस तरीके से अपनी हेल्थ का बेटर ख्याल रख सकते हैं। नमस्ते डॉक्टर राजेश पांडे जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। आप सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा हूँ, आप लोगों की दुआएं। डायबिटीज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज को लोग साइलेंट किलर भी बोलते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ साइलेंट किलर है। वजह यह है कि डायबिटीज़ अपने आप में बीमारी तो कहा जाता है, लेकिन अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। यूजुअली इसके लक्षण बहुत होते नहीं हैं। ज़्यादातर डायबिटीज़ 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद डिटेक्ट होती है कभी कभी। आजकल तो चीज़ें एडवांस हो गई हैं तो थोड़ा सा जल्दी डिटेक्ट हो रही है, लेकिन जब ग्लूकोमीटर्स नहीं हुआ करते थे या लोग इतने अवेयर नहीं होते थे, तब डायबिटीज़ को डायग्नोज होने में 10 साल 15 साल एवरेज लग जाते थे। तो शुगर बढ़ने के बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होते हैं, जैसे ज़्यादा प्यास लगना या ज़्यादा पेशाब आना या बार बार भूख लगना। ये सारे सिम्टम्स कहे तो जाते हैं, लेकिन ये जब आते हैं तो वो डायबिटीज़ का लेवल बहुत हाई होता है, तब ये सिम्टम्स आते हैं। बेसिकली साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म जब 10 साल के बाद किसी की डायबिटीज़ अगर डिटेक्ट हो रही है जिस टाइम पे, उस टाइम तक डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड साइलेंट किलर। तो आप बता सकते हैं कि डायबिटीज हमारे ऑर्गन्स को किस तरीके से इफेक्ट करता है? जी, डायबिटीज़ बेसिकली सब लोग जानते हैं कि ब्लड शुगर लेवल्स का ज़्यादा होना, इसी को डायबिटीज़ कहते हैं। तो जब ब्लड शुगर लेवल्स ज़्यादा होते हैं तो हीमोग्लोबिन से शुगर अटैच होता रहता है धीरे धीरे, और इसको कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। HbA1c एक टेस्ट होता है, शायद आपने नाम सुना होगा। तो HbA1c टेस्ट इसीलिए करते हैं कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का क्या अमाउंट है शरीर में। तो जब कोई चीज़ हीमोग्लोबिन से RBC से अटैच हुई है तो वो आपके पूरे ब्लड में घूमेगी, और जब ये घूमती है तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड वेसल्स को, नर्व्स को, इनको अफेक्ट करती है। ब्लड वेसल्स तो सारे ऑर्गन्स में जाते हैं बॉडी के, वैसे ही नर्व्स भी पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक हैं। तो अगर नर्व डैमेज हो रहा है तो धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि शुगर लेवल, जैसे मरीज सोचता है कि चलो 4 दिन परहेज कर लेते हैं और फिर उसके बाद शुगर टेस्ट कराएंगे, तो समटाइम्स होता क्या है कि मरीज आता है, कहता है साहब हमारा फास्टिंग पीपी तो बहुत बढ़िया आ रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि HbA1c क्या है। HbA1c से हमें पता चलता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जो कि असल में नुकसान कर रहा है, उसका क्या लेवल है। तो वो पिछले 3 महीने का एवरेज निकाल के आता है। तो वो और कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आप एंड ऑर्गन डैमेज रोक सकते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि अभी हम लोग आगे बात करेंगे उस पर, रेटिनोपैथी और ये सारी चीज़ें, उस पर हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। डायबिटीज़ इसलिए दोनों को कहा जाता है कि दोनों में ही ब्लड शुगर लेवल्स बड़े होते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है। उसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन है, बीटा सेल्स होती हैं पैंक्रियाज में हर इंसान के, जो कि इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं। तो जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उसमें बीटा सेल्स होती ही नहीं है, तो उनमें इंसुलिन बिल्कुल नहीं सिक्रीट हो रहा है। तो यूजुअली ये टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में, आपने देखा होगा बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक तो इंसुलिन डेफिशिएंसी होती ही है, लेकिन अगर आप बीटा सेल्स देखेंगे तो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट में बीटा सेल मिलेंगे। ओवर 60% बीटा सेल डिस्ट्रॉय होने पे ही ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है। लेकिन इसका और भी फैक्टर होता है, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। जैसे मोटापे में आपने देखा होगा, जो मोटा हो गया है अचानक से, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, उसमें डायबिटीज़ यूजुअली प्रेजेंट होती है। रीज़न बिहाइंड दैट कि इंसुलिन है तो शरीर में, लेकिन उसके शरीर में उसका जो सरफेस एरिया है बॉडी का, पर्सन का, उसके लिए वो काफ़ी नहीं बना पा रहा है पैंक्रियास। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है, और टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन बन रहा है लेकिन कम मात्रा में बन रहा है, प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है, जो कि बॉडी सरफेस एरिया के ज़्यादा होने की वजह से है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज़ हैं। आजकल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मिक्स्ड भी कुछ डायबिटीज़ हैं, जिनको कि मॉडी कहते हैं, जो यंग एज में होता है। उसमें क्या होता है कि आपके
टाइप 1 के भी कुछ फीचर्स मिलेंगे और टाइप 2 के भी मिलेंगे। तो यूजुअली डॉक्टर्स भी कन्फ्यूज आते हैं कौन सा वाला डायबिटीज़ है इसको। तो उसके लिए अलग टेस्ट हैं जो कि बहुत अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आगे चल के क्लियर कट आएंगे, लेकिन टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। डायबिटीज मैनेज करने के लिए कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स और इंसुलिन पंप्स कितने इफेक्टिव हैं? बहुत। और मुझे लगता है कि डायबिटीज़ मैनेजमेंट में कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM जिसको बोलते हैं, ये एक क्रांतिकारी परिवर्तन है। CGM से क्या होता है कि आप 24 आवर्स का ग्लूकोज मॉनिटर कर सकते हैं। किसी भी मरीज को आप बोलिए कि आप एक घंटे पे शुगर चेक करना, तो आप सोचिए कि आपके घर में किसी को हर घंटे शुगर चेक करना हो तो कितना पेनफुल है और कितना इरिटेटिंग है। तो CGM क्या होता है कि एक मशीन है जो कि लगा दी जाती है और वो कंटिन्यूअस अपना शुगर मॉनिटर कर रहा है। और उसके साथ साथ जो इंसुलिन पंप होते हैं, तो इंसुलिन पंप क्या होता है कि बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब, जैसा ग्लूकोज ऊपर गया तो ज़्यादा इंसुलिन सेक्रेट कर दिया, जैसे ही कम हुआ वैसे ही कम कर दिया। अगर शुगर लो हो गया तो वो अलार्म बजने लगेगा। तो आजकल क्या हो रहा है, अभी इंडिया में तो बहुत कॉमन नहीं है, बट US वगैरह में अब इंसुलिन पंप और CGM दोनों डिवाइस एक ही में आ गई हैं। तो वो शुगर बताती भी रहती है, अलार्म भी देती है और इंसुलिन भी सिक्रेट करती है उस हिसाब से जैसे आपका शुगर हो। तो बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है। इंडिया में अभी ये परिवर्तन नहीं है, लेकिन अभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हर आदमी अफोर्ड नहीं इंसुलिन पंप कर सकता है। और दूसरी चीज़ें अभी जागरूकता भी आने में समय लगेगा कि कैसे चीज़ों को जो है इसको हम लोग इसमें एम्पलीफाई करें। मरीज़ हैं बहुत लो इकोनॉमिक स्टेटस के मरीज़ हैं, तो उनको इंसुलिन पंप्स आप एडवाइस कर दीजिए। और इतना उनको एक होता है ना, एक डर भी होता है कि ये मशीन लगा दिया शरीर में और उसी को लेकर दिन भर घूम रहे हैं तो वो परेशान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट बहुत अच्छी चीज़ है। CGM हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो ग्लूकोज मॉनिटरिंग तो कर रहे हैं। इंसुलिन पंप्स का थोड़ा सा ट्रेंड अभी कम है, बड़े शहरों में तो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट अभी छोटे शहरों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अगर हम डायबिटीज़ की मैनेजमेंट की बात करें, उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हो रही हैं? लेटेस्ट डेवलपमेंट में जैसे आज के 15-20 साल पहले की बात करें तो गिनती की 4 दवाइयाँ और इंसुलिन, यही था। अभी बहुत अच्छी ड्रग्स आई हैं, जैसे कि DPP-4 इनहिबिटर्स बोलते हैं और ग्लिफ्लोजिन्स बोलते हैं, जो SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं जिनको। तो ये ड्रग्स ऐसी हैं कि शुगर भी कंट्रोल करती हैं, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करती हैं, हार्ट पे भी पॉजिटिव इफेक्ट है। अब आजकल जो भी ड्रग नई आती है उसका एक ट्रेंड है कि नया ट्रायल ये करते हैं कि वो आपके हार्ट के लिए कितना अच्छा है। तो जब तक कोई डायबिटीज़ की मेडिसिन हार्ट के लिए या तो फ़ायदेमंद ना हो और या तो न्यूट्रल ना हो, तब तक उस ड्रग को मार्केट में US FDA नहीं आने देता है। तो ये एक अच्छी बात है कि जो नई ड्रग्स आ रही हैं वो डायबिटीज़ के लिए भी अच्छी हैं, प्लस आपके हार्ट के लिए भी अच्छी हैं। और SGLT2 इनहिबिटर्स या GLP-1 एगोनिस्ट कुछ ड्रग्स आती हैं, उसका अब आजकल ओरल सीमाग्लूटाइड करके आ गया है जो कि वेट भी कम करता है। तो ये हमेशा से रहा है कि डायबिटीज़ की जो मेडिसिन होती हैं, जैसे ये सल्फोनिल यूरिया होती हैं, इंसुलिन होती है, तो ये सब वेट गेन कराते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या होती थी कि मरीज़ को इंसुलिन पर रखा और अचानक से उसका वेट बढ़ने लगा, तो मरीज़ परेशान हो जाते हैं। तो आजकल की ये नई ड्रग्स जो SGLT2 इनहिबिटर्स हैं, ये वेट भी कम करती हैं। ये यूरिन के रास्ते से शुगर निकाल देती हैं, तो शुगर भी कम हो जाता है, वेट भी कम हो जाता है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें आई हैं। प्लस इंसुलिन की बात करेंगे तो इंसुलिन में लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का डेवलपमेंट हुआ, जो कि बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन है। कि जैसे सबसे बड़ा इंसुलिन से जो डर है वो क्या है कि प्रिक करना पड़ेगा जी। तो 2 चीज़ें हुई इंसुलिन के डेवलपमेंट में। एक तो ये हुआ कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आई, जो कि 12 घंटे, पहले 12 घंटे वाली NPH इंसुलिन आई, फिर बेसल इंसुलिन आई जो कि अब 24 घंटे के आसपास काम करती है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अब हफ्ते में एक बार लगाने वाली इंसुलिन भी आ चुकी है, जो कि US में मार्केट में आ चुकी है और बहुत जल्द इंडिया में आने वाली है। तो हफ्ते में एक बार इंसुलिन लगाइए और हफ्ते भर की छुट्टी पाइए, ऐसी भी इंसुलिन आने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ओरल इंसुलिन और नेजल स्प्रे के भी ट्रायल्स चल रहे हैं, बट अभी वो एक्सपेरिमेंटल स्टेज में ही चल रहा है। तो काफ़ी नई नई रेवोल्यूशन आई है अगर मेडिकेशन की बात करें इंसुलिन, राइट?
आपने अभी बताया कि पुरानी वाली जो थी वो हार्ट पे थोड़ा इफेक्ट करती थी। हाँ, वो वेट बढ़ाती थी और वेट न्यूट्रल नहीं होने की वजह से क्या होता था, वेट बढ़ेगा तो सारी चीज़ें आएंगी, फिर लिवर भी इफेक्ट होगा और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जो ड्रग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं इस मामले में कि वेट न्यूट्रल आ रही हैं, और दूसरा ये है कि लॉन्ग एक्टिंग आ रही है, तो जिससे कि नंबर ऑफ प्रिक्स इंसुलिन का कम हो जाता है, तो मरीज भी उसको। दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाहता था कि जो निडल का साइज़ है वो इतना फाइन हो गया है कि कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग जैसे जब पेशेंट को बोलते हैं कि ये इंसुलिन लगाना, तो बोलता है अरे साहब कौन दिन भर सुई कुचवाएगा। तो प्रैक्टिकली उसको बुला के हम कहते रुको, आप लेके आओ, मैं बताता हूँ, उसको आँख बंद कर लो आप, और जब उसको इंसुलिन लगाते हैं और हटा लेते हैं तो पूछते हैं कि कुछ पता चला, तो अब ऐसी भी इंसुलिन है कि कुछ पता नहीं। इंसुलिन पेंस बहुत रेवोल्यूशनरी है। हाँ, तो मतलब इट इज कॉन्टिन्यूसली रेवोल्यूशन हो रहा है एंड इट्स गेटिंग आउट बेटर। बिल्कुल, क्योंकि डायबिटीज़ अपने आप को इतना फैला चुका है कि हमें कहीं ना कहीं उसके साथ रेस लगानी ही पड़ेगी। जी, वी हैव नो अदर ऑप्शन। बिल्कुल। डायबिटीज के बारे में सबसे बड़ा कोई मिथ ऐसा है जो आपने सुना हो? डायबिटीज़ तो मिथ का खजाना है। डायबिटीज़ में बहुत सारे मिथ होते हैं, लेकिन एक जो कॉमन मिथ है, और दूसरा ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट की बात करिएगा तो पेशेंट पर्सपेक्टिव से हमें बात करनी चाहिए कि पेशेंट के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है मिथ। तो सबसे बड़ा मिथ ये है कि एक बार शुगर की दवाई शुरू हो गई या एक बार इंसुलिन शुरू हो गया तो वो कभी अब बंद नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी सच नहीं है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू होती हैं, बंद हो जाती हैं। इंसुलिन शुरू होता है, जब तक ज़रूरत है चलेगी, उसके बाद भी वो बंद हो सकता है। इंसुलिन कोई टर्मिनल ड्रग नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लोग कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि साहब अब तो इंसुलिन शुरू हो गया, इसका मतलब अब तो अंत हो गया, अब कुछ, हाँ अब कुछ। तो ये बिल्कुल गलत बात है। सच बात तो ये है कि इंसुलिन अगर बहुत अर्ली स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में स्टार्ट कर दें हम, तो वो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ को ठीक करने में हेल्प करता है। डायबिटीज़ एक ही दवाई से ठीक हो सकती है, वो है इंसुलिन। तो ये जो सबसे बड़ा मिथ है कि दवाइयाँ शुरू हो गई तो बंद नहीं होंगी। आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक कर लीजिए, वेट कम कर लीजिए, तो आपकी दवाइयाँ बंद भी हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है जिससे कि हम सबको निकलना पड़ेगा। बाकी भी बहुत सारे मिथ हैं, लेकिन ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए, वो मैं बताना चाहता हूँ। डायबिटीज के साथ जो एक मेजर प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं वो ये है कि उनको अपना फेवरेट डेजर्ट छोड़ देना पड़ता है। तो कोई ऐसा तरीका है कि लोग अपना फेवरेट डेजर्ट भी एंजॉय करें और ये डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन भी फेस? ये आपने बात कही तो मुझे मेरी माँ की याद आई कि वो कहती हैं कि खिचड़ी आ गया है तो अब ढूंढा तिलवा नहीं खाएंगे, या होली आ गया तो गुजिया नहीं खाएंगे, दिवाली आ गया तो अरे इतनी मिठाइयाँ आई हैं तो खाएंगे नहीं। तो ये तो होता ही है। और आपको किसी को डायबिटीज़ हो गई तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं रहा, वो तो भाई हमारे आपकी तरह वो भी है। तो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि जैसे क्या है ना कि शुगर बढ़ाना एक कैलोरी डिपेंडेंट चीज़ है। तो आप, हमारे यहाँ कल्चर क्या है कि आप मेरे घर आए तो आपको हमने खाना खिलाया, पहले स्नैक्स खिलाए, फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाया, फिर खाना खिलाया, फिर तुरंत ले आके खीर खिला दी, फिर हम जाते जाते हमने कहा कि लाओ भाई मिठाई भी खा लो। ये गलत है। अगर एंजॉय करना है तो आप ये देखिए कि जो शुगर का लेवल है अब वो एकदम से नहीं बढ़ना है। तो जब आप खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद फिर से मिठाई भी खा ले रहे हैं, तो वो गड़बड़ है। तो मैं अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, अगर उनको बहुत पसंद है कोई मिठाई या उनके घर में कोई मिठाई आ गई जो वो नहीं खाए बिना रह सकते हैं, तो उनको मैं रिकमेंड करता हूँ कि उनका नाश्ता अगर 8 बजे हो रहा है और लंच 2 बजे हो रहा है, तो कुछ 11 साढ़े 11 बजे एक मिठाई खा लें। तो उससे आप समझिए ये बेसिक फिजियोलॉजी है कि शुगर नाश्ते के टाइम ऐसे हुआ, बढ़ा थोड़ा सा, फिर 11 बजे तक एकदम अपने नॉर्मल लेवल की तरफ आ गया। अब उस समय मिठाई खाए तो थोड़ा सा बढ़ के जाएगा, लेकिन फिर लंच तक वापस आएगा। तो ये है तरीका मिठाइयाँ खाने का। अगर खाना ही ज़रूरी है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिठाई खाइए, लेकिन अगर खाने का बहुत मन कर रहा है तो इस तरह से खाइए कि किसी और की चीज़ के साथ मत खाइए, बस वैसे ही खा लीजिए। वही चीज़ आम के साथ भी है। आम का सीज़न चल रहा है, लोगों को बड़ा आम पसंद होता है,
तो उसके साथ भी यही चीज़ है कि खाइए, लेकिन खाने के साथ मत खाइए, जी। थोड़ा गैप क्रिएट करिए, छोटी छोटी मील्स लीजिए, गैप क्रिएट करिए, तो शुगर नहीं बढ़ेगा। ये एक बेसिक चीज़ है, फिजियोलॉजी है ये, इसको समझना है बस। तो मॉडरेटली डेजर्ट और मिठाई खाने में कोई प्रॉब्लम? नहीं, मॉडरेटली खाने का मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर खाने का बहुत मन है तो कैसे खाना है ये बता रहा हूँ। ठीक। मॉडरेटली मतलब गैप्स करें। जब मिठाई खा रहे हैं, अब होता क्या है ना कि खीर पूड़ी नहीं खाना है, पूड़ी अलग खाना है और खीर अलग खाना है, तो थोड़ा अलग अलग कर देंगे तो वो शुगर का वो रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर खाना ही है और खाते ही हैं सब लोग, कोई बचाता थोड़ी ना। डायबिटीज का कोई कनेक्शन मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन या एंजाइटी से होता है? देखिए दोनों वाइस वर्सा है। अब आप समझिए कि अगर स्ट्रेस हो गई लाइफ में, यंग एज में स्ट्रेस हो गई तो बॉडी में सिंपैथेटिक सिस्टम हमेशा हावी रहेगा, तो स्टेरॉइड्स होते हैं बॉडी में, कॉर्टिसोल सेक्रेट होता रहता है। जब आप एंग्जियस होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल सेक्रेट होता है, वो क्या करता है कि वो शुगर बढ़ाता है, कॉर्टिसोल। तो जब स्ट्रेस लगातार बनी हुई है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल खूब ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो वो शुगर बढ़ाता रहेगा। तो जब शुगर बढ़ेगा तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए इंसुलिन सेक्रेट होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी बीटा सेल्स एग्जॉस्ट होंगी, तो वो डायबिटीज़ को क्रिएट करेगा धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 दिन का स्ट्रेस हो गया तो शुगर हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर स्ट्रेस है किसी को तो वो बिल्कुल डायबिटीज़ की तरफ ले जा सकता है। दूसरी बात है, अगर डायबिटीज़ हो गई तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी डायबिटीज़ को लेके केवल उस इंसान के अंदर नहीं होती है, उसकी फैमिली मेम्बर्स में भी होती है। वो एक डिप्रेसिव माहौल ही हो जाता है डायबिटीज़ का हो जाना या किसी भी बीमारी का हो जाना। तो एक ये है, दोनों रिलेटेड है बिल्कुल। बट ओनली chronic stress can lead to बिल्कुल, तो क्रॉनिक स्ट्रेस से इसीलिए बचना चाहिए कि ये नहीं कि किसी यंग एज में किसी का एक ब्रेकअप हो गया तो 2 महीने तक उसका शोक मना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं? मेरा स्ट्रेस एक्चुअली, मैं तो बच्चों के साथ खेलता हूँ, मेरे शौक है, मैं रील बना लेता हूँ, गाना वाना गा लेता हूँ। गाना गाते हैं आप? हाँ, कोई गाना गा के सुना सकते हैं ताकि मूड लाइट हो जाए, does not lead to a chronic stressful life? किशोर दा का एक गाना याद आ रहा है, हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। ज़्यादा गाऊंगा तो लोग बोर हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल भी कोई बोर नहीं होगा, ये आपने बहुत अच्छे से गाया। आई एम श्योर इससे सिर्फ आपका स्ट्रेस नहीं, आपके सराउंडिंग में भी स्ट्रेस बहुत कम हो जाता हो। थैंक यू। एक गाना आपका बिल्कुल दिल को छू गया है। थैंक यू सो मच। दिल की बात करें तो डायबिटिक पेशेंट्स अपनी दिल की सुरक्षा के लिए क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं? अब देखिए, डॉक्टर के साथ यही विडम्बना है कि बात दिल की करेगा तो हार्ट पे पहुंच जाती है। क्या करें? तो दिल की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे ना अभी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशंस की, तो सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो कार्डियोवैस्कुलर है, मतलब हार्ट और नसों से रिलेटेड। तो दिल की सुरक्षा के लिए एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्टिव रहिए, वो सबसे ज़रूरी है। आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बच्चे मोबाइल में, पीसी गेम्स में, एक्सबॉक्स में, पता नहीं कहाँ कहाँ घुसे हुए हैं। तो एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है हार्ट के लिए। दूसरी चीज़ है डाइट। जंक फूड्स सबको पसंद होते हैं, बट उसका एक लिमिट होना चाहिए और एक एज होनी चाहिए। जैसे बर्गर खाने की एक उम्र है जो कि निकल जानी चाहिए एक टाइम पे, कि अब आप 35-40 साल के हो गए हैं तो आप बर्गर खाना बंद ही करिए। कभी बच्चों में से एक बाइट ले लिया वो बात अलग है, नहीं
तो हार्ट को ठीक रखने के लिए एक तो शुगर का कंट्रोल करना, दूसरा अपनी डाइट को मेंटेन करना प्रॉपर, तीसरा एक्टिव रहना। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक्टिव रहना। देखिए हमारे पूर्वज जो थे वो खाने में कोई कंजूसी थोड़ी ना करते थे, लेकिन वो एक्टिव रहते थे। मेरे दादाजी पैदल ही चले जाते थे, कई कोस बोलते थे, वो शायद 2.5 किलोमीटर का एक कोस होता है, तो कई कोस पैदल चले जाते थे लोग सुबह सुबह घूमने। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक्टिव रहना चाहिए। यंग एंड अडल्ट्स बोथ नीड टू हैव एन एक्टिव लाइफ, और उससे ये सब कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक अवॉइड हो सकते हैं। बिल्कुल, एकदम सही बात है, और सबको ही एक्टिव रहना चाहिए। आप देखिए 70 साल का आदमी भी मॉर्निंग वॉक पे निकलता है, जॉगिंग करता है। आप हमारे सबके आइडियल, मेरे फेवरेट अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, उनको देख के कोई कह सकता है कि उनकी उम्र 80 साल से ऊपर है? उनको देख के तो कोई भी नहीं कह सकता 170 में। तो वैसे ही रहना चाहिए। अमिताभ बच्चन, बी अमिताभ बच्चन फॉर योरसेल्फ। अब अगर हार्ट और दिल की इतनी बातें हो ही गई हैं, तो अगर हमारा हार्ट भी बात कर पाता तो हमारे प्यारे जंक फूड्स के रिलेटेड क्या कहता? देखिए अगर हार्ट बात कर पाता ना, तो सबसे पहले तो जीभ से बात करता, सबको हटा के बोलता यार मैं इससे बात करूँगा। ये सबसे ज़्यादा नटोरियस यही है पूरे बॉडी में। तो ज़रूर कहता कि भाई ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो, लेकिन मैं भी हूँ नीचे, मेरा भी ध्यान रखो। मैं तुम्हें ब्लड पहुँचाता हूँ, मैं ही हूँ जिसकी वजह से तुम कुछ महसूस कर पाती हो। तो ये जीभ से ज़रूर कहता हूँ। तो हार्ट का पहला गिला जीभ से हो। जीभ से ही होगा, बिल्कुल। तो जीभ को प्यार। हाँ, और दूसरा पूरे बॉडी से कहता कि चल भाई, क्या कर रहा है, बैठा क्यों है, क्या खेल रहा है भाई? ये कौन सा खेल है जो मोबाइल फ़ोन में ही क्रिकेट खेल रहा है? हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्रिकेट खेलने जाते थे, आजकल क्रिकेट आता है खिलवाने, वो प्रॉब्लम हो गई है। तो बेसिकली हार्ट के काफ़ी गिले शिकवे होंगे हमारे काका। बिल्कुल बिल्कुल, बात नहीं करेगा वो कई दिन तक। करनी भी नहीं चाहिए। तो अब अगर हमें इसी हार्ट को खुश करना है, तो ऐसे हार्ट हेल्दी फूड कौन से हैं जो हम अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं? देखिए हार्ट हेल्दी फूड कोई अलग से नहीं है, जैसे बहुत फैंसी नाम की ज़रूरत नहीं है हमारे परिवेश में कि मैं सुनता हूँ कुछ एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, ये सब मैं सुनता हूँ। अभी मैं राउंड ले रहा था थोड़ी देर पहले, तो एक पेशेंट मेरा एक अजीब सा फल खा रहा था, तो मैंने बोला क्या है ये? तो बोला ड्रैगन फ्रूट है। तो मैंने कहा ड्रैगन फ्रूट क्या होता है भाई? तो तू ध्यान से देखा, तो मैंने भी कभी खाया है ड्रैगन फ्रूट, लेकिन कुछ ऐसा फैंसी करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए कि आपके पूर्वज क्या खाते थे। चीज़ों को जितना प्रोसेस करेंगे, ये समझिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर लेवल बढ़ना हार्ट पे इफेक्ट करता है, ये हम लोग अभी बात किए हैं। तो जब किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, जैसे गेहूँ है, गेहूँ से जब आटा बनता है तो उसका कैलोरिक वैल्यू या ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, और जब उसी आटे का मैदा बन जाता है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। तो किसी चीज़ को जब ज़्यादा प्रोसेस करते हैं, गांव में पहले चोकर खाते थे, चावल का चोकर होता है, गेहूं का दलिया होता है ना जो, तो क्या होता है वो रफ गेहूं होता है आटे के पहले वाला। तो उसका मतलब वो फ़ायदेमंद इसलिए है कि वो प्रोसेस कम हुआ है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा प्रोसेस है उतना ज़्यादा वो नुकसानदेह है, तो प्रोसेस्ड फूड से बचना है। दूसरी चीज़ है जंक फूड्स की, हम लोग बात कर रहे हैं, जंक फूड से तो बचना ही बचना है। ऑयल कौन सा यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता है, तो हेल्दी ऑयल लाइक सनफ्लावर ऑयल, ये सब चीज़ें यूज़ करनी है। जो देसी घी होता है, जो मक्खन होता है, इससे बचना है। उसकी बजाय चीज़ जो थोड़ा सा बेटर होता है, या गाय का दूध है, दूध में से मलाई हटाइए और दूध पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दही बहुत अच्छी है। और मुझे आश्चर्य होता है कि घर में राजमा क्यों नहीं बनता। किसी के घर में, आपके घर में राजमा शायद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद बनता होगा। बनता है? घर में तो डेली बनता है। मुझे राजमा चावल वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो राजमा तो बहुत अच्छी चीज़ है। और दाल है, हरी सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स लिमिटेड फ्रूट्स हैं जो कि डायबिटीज़ में या हार्ट के लिए ख़राब होते हैं, बाकी सारे फ्रूट्स अच्छे हैं। तो कुछ अलग से ऐसा कुछ फैशनेबल लाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास है उसी को खाइए, एक्टिव रहिए, हार्ट हेल्दी रहेगा। हाइपरग्लाइसीमिया और डिसलिपिडीमिया का इंटरप्ले डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट रिस्क को कैसे बढ़ा? जी,
बहुत अच्छा सवाल है ये। जैसे अभी हम लोगों ने बात की ना कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो डायबिटीज़ में होता है तो उसकी वजह से खून की नसों की दीवारों में तनाव आता है, उसमें इकट्ठा हो जाती है, डैमेज करती हैं एपिथेलियल सेल्स को। वैसे ही कोलेस्ट्रॉल या लिपिड, जिसको लिपिड बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड हुआ, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं खून की नसों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी जो दीवार होती है, जो उसमें सेल्स होती हैं, उसको डैमेज करती है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना डैमेज करता रहेगा। तो ये जब अब सोचिए कि दोनों चीज़ें जब मिल गई तो डबल डैमेज होता है। तो इसलिए रिकमेंडेशन ये है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स भले ही उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो, लेकिन उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रा भी हाई ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि USFDA का रिकमेंडेशन ये है कि हर डायबिटिक पेशेंट को आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ देना ही देना है। तो ये दोनों मिलके एक डेडली डुओ बनाते हैं, तो इसलिए दोनों का ध्यान रखें। तो क्या डायबिटीज़ हमारे इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट कर सकता है? बिल्कुल। कैसे करता है वो समझिए। डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे, इनडायरेक्टली ऐसे करता है कि ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है। जैसे हाई शुगर लेवल से शरीर की सारी नसें वो खराब होती हैं। तो नसें मतलब न्यूरॉन्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स वाला अलग हो गया, न्यूरॉन्स। तो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी होती है जो कि आपकी बॉवेल मूवमेंट को इसको कंट्रोल करता है। तो जब वो कंट्रोल लॉस होगा लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ की वजह से, तो वो एक चीज़ होती है। दूसरा ये है कि कुछ स्टमक में, इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से शुगर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं, तो जिनको कि GLP बोलते हैं। तो जब आपकी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम, वाइस वर्सा चीज़ें हैं कि जब इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हुई तो GLP डिस्टर्ब होगा, तो शुगर लेवल भी इधर उधर होगा, और शुगर लेवल जब इधर उधर हुआ तो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से जो इंटेस्टाइन का मूवमेंट है या जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब होगा। तो करता है बिल्कुल। बट किस हद तक करता है? बहुत जल्दी नहीं। लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ कॉम्प्लिकेशन जब न्यूरोपैथी और ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की तरफ होता है। तो बहुत कॉमन नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में हो जाता है। तो आगे वाले स्टेजेस वाले पर जी होता है। बिल्कुल। लोग तो ये भी कहते हैं कि इंटेस्टाइन्स का एक खुद का दिमाग होता है, अगर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ता है तो इस पे भी इफेक्ट ज़्यादा होता है। इसके बारे में आप क्या कहें? सच है, इंटेस्टाइन्स का खुद का दिमाग कहते होंगे, लेकिन यही वाला दिमाग जो है वो इंटेस्टाइन्स को भी कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी में जो भी है सब कुछ यहीं से हो रहा है कंट्रोल। तो इस पे तो एक बीमारी भी है जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। वो बीमारी ऐसी होती है जिसमें आपकी आंतों में प्रॉब्लम रहेगी, खाना नहीं पचेगा, बार बार स्टूल पास होगा, या कॉन्स्टिपेशन रहेगी, ये सारी चीज़ें होती है। IBS बोलते हैं कॉमन टर्म में। तो इस बीमारी में होता कुछ नहीं, आंत में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम इधर ब्रेन में होती है। तो वो स्ट्रेस से बढ़ता घटता रहता है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है इंटेस्टाइन्स का और ब्रेन का। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये सारा स्ट्रेस से ही होता है। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी बीमारी के लिए, बट डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा। डोमिनेटिंग, हाँ मेजर फैक्टर कह सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेस है तो मेजर फैक्टर है, बाकी के लिए इट्स फाइन। नहीं, स्ट्रेस इज नेवर फाइन। तो फिर आप कुछ ऐसे सिंपल एवरीडे प्रैक्टिसेस बता सकते हैं जो हमारी मेंटल वेलबींग को फाइन रखें? अब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट थोड़ा सा ये चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे अभी आप सो के उठिए और एकदम से फ़ोन उठा लीजिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं सो के उठा और तुरंत मैंने फ़ोन उठा लिया या कुछ ऐसा देख लिया, मैसेजेस पढ़ लिए या फ़ोन कॉल्स उठा लिए, तो वो दिन की शुरुआत ही स्ट्रेस से हो जाती है। तो मेरी राय में जब आपने रात भर फ़ोन बंद रखा है ना, तो उठने के 2 घंटे बाद भी बंद रखिए और आराम से अपना सुबह एंजॉय करिए। पहले तो अगर आपकी सुबह अच्छी है तो फिर दिन अच्छा हो जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो मेरे हिसाब से ये है। दूसरा ये है कि पॉजिटिविटी रखना है लाइफ में। थोड़ा सा स्ट्रेस तो आता रहता है, सबकी लाइफ आजकल भागदौड़ की ज़िंदगी में सबके साथ है। कंपटीशन नहीं रखना है। पहले लोग बहुत खुश रहते थे, किसी की खेती बहुत सारी हो गई, किसी की कम हुई तो दोनों दोस्त बन के घूमते रहते थे।
अभी क्या है कि थोड़ा सा कंपटीशन में हम लोग एक दूसरे से चलते हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम से थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो दोस्त बनाइए, पुराने दोस्तों से मिलते रहिए और खूब पार्टी वार्टी करते रहिए, और क्या। बाकी गाना तो गाई। गाना गाइए, अपने शौक पूरे करिए, जो भी जिसके शौक है वो पूरे करे। तो क्या आप कुछ ऐसे डाइजेशन फ्रेंडली फूड बता सकते हैं जो हमारी हेल्दी गट मेंटेन करते हैं, स्पेशली फॉर डायबिटिक पीपल? फिर वही बात आती है कि फूड लिमिटेड ऑप्शंस हैं। अगर हम जंक फूड्स को और मार्केट वाले फूड्स को हटा दें, जैसे आजकल प्रिजर्व्ड फूड्स का जो फैशन है ना, वो सबसे प्रॉब्लमेटिक है। रीज़न ये है कि उसमें जब आप किसी चीज़ को प्रिजर्व करते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उसमें सॉल्ट ज़्यादा होना लाजमी है, शुगर, एडेड शुगर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके डायबिटीज़ के लिए भी ख़राब हैं, आपके गट के लिए भी ख़राब है। कोई फ्रेश चीज़ खाइए और कोई प्रिजर्व चीज़ खाइए। आपको मैं अभी ऑरेंज जूस पिलाता हूँ, उसका फ्रेश ऑरेंज जूस पिलाऊँ और एक कैंड ऑरेंज जूस पिलाऊँ, तो दोनों में आपको फ़र्क आएगा, टेस्ट में भी फ़र्क आएगा, और कहीं ना कहीं अगर आपकी जीभ को पता चल रहा है तो आपकी आंतों को तो ज़रूर पता चलेगा। तो ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, फ्रेश चीज़ें खानी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो गट फ्रेंडली हो। भाई वैसे तो सलाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, खाने के पहले सलाद ज़रूर खाना चाहिए। हाँ, खाने के पहले, खाना खाने उससे दो चीज़ें फ़ायदे, देखिए फ़ायदे क्या है। एक तो सलाद खाया तो रफेज अपना जगह बना लिया आपके आंत में। दूसरा यह है कि जब आप सलाद खाते हैं तो आपकी जो भूख है, जो सैटिस्फैक्शन है, वो थोड़ी सी कम हो गई, तो आप खाना कम खाएंगे। तो जब खाना रोटी 4 की जगह 3 खाएंगे, तो हर दिन आपने 1 रोटी कम खाई, तो आपने रोटी भी बचाई देश के लिए और दूसरा अपना हेल्थ भी ठीक रखा। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए योगा कितना इफेक्टिव? बहुत। हाँ, केवल डायबिटीज़ के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए, हाइपरटेंशन हो या हार्ट डिजीज़ हो। आप देखते होंगे आज अब तो हमारे प्यारे प्रधानमंत्री मोदी जी योगा को कितना प्रमोट करते हैं। तो योगा बहुत अच्छा है। और जो अभी हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस की, और जो बात कर रहे थे कि कैसे आप अपना मूड ठीक रख सकते हैं, तो जो योगा है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस रिलीवर है। और आप छोटा सा भी 10 मिनट का योगा करिए तो आप खुद फील करेंगी कि आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है। तो स्ट्रेस कम हुआ और फिजिकल एक्टिविटी हुई, तो मिला जुला के डायबिटीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद। रिसेंटली कुछ ब्रांड्स हर्बल टी भी रिकमेंड कर रहे हैं, इससे डायबिटीज मैनेजमेंट में कितना फर्क पड़ता है? बिल्कुल, देखिए कोई नई चीज़ नहीं है ये। हर्बल प्रोडक्ट्स तो बहुत ज़माने से यूज़ होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जामुन का बीज होता है, तो वो उसका चूरा बना के लोग खाते हैं। आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग छोटे थे तो सुनते थे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स लेते हैं। मेथी होती है, मेथी फाँकते हैं सुबह सुबह। ऐसे ही बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, और दवाइयाँ या कोई भी चीज़ जो है नेचर से ही जनरेट होती है, तो उसी का प्योरीफाइड फॉर्म होता है। तो हर्बल टीज़ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि दिस इज़ नॉट अ रिप्लेसमेंट टू एनी ड्रग और इंसुलिन। तो ध्यान ये देना है कि आप डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे रहिए। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं कि हर्बल टी पी रहे हैं तो अब सारी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी, तो ये एड ऑन है। तो आपकी शायद 5 दवाइयाँ चल रही हैं, तो कोई एक भविष्य में अगर हर्बल टी आप पी रहे हैं, तो अगर वो आप टॉलरेट कर ले गए, तो मे बी कि आपकी एक कोई दवाई कम हो जाए या 2 कम हो जाए, या हो सकता है कि सारी दवाइयाँ कम हो जाए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन एड ऑन्स हैं। ध्यान ये रखना है कि दवाइयों का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो रिसेंटली मैंने भी सुना है, प्योरली योर्स करके कोई कंपनी है जिसने कि कुछ सोगा सील्ड करके एक लॉन्च किया है, तो देखता हूँ, मैं यूज़ करके देखता हूँ क्या है उसका। आपने हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर करा और डेफिनेटली सबका स्ट्रेस भी काफ़ी कम कर लिया अपना गाना गा के। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो एंड बीइंग वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।